गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है यानी लवणता। यानी जो लवणता है क्या, उसको अपन किस प्रकार से व्यक्त करते हैं और लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या जो महासागर है इनमें लवणता कहाँ अधिक है और अधिक है तो क्यों अधिक है, इसके क्या कारण हो सकता है। कहीं कम लवणता है तो लवणता कम क्यों है, इसके क्या कारण हो सकता है। और विश्व में सबसे अधिक लवणता वाली झीलें कौन सी है, कौन सी झील जो क्षेत्रफल में बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो ये भी अपन बात करने वाले हैं। और लवणता जो अपन कह सकते हैं लवणता को किस में व्यक्त किया जाता है, और कौन कौन से लवण विश्व में जो समुद्रों में सर्वाधिक मात्रा में है, तो उनका क्रम भी आपको हमेशा पूछा जाता है। तो आज अपन बात करते हैं। आप हमारे इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरा लवणता वाला टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो कारण वाले हैं, लवणता अधिक क्यों है, कम क्यों है, और कौन कौन से जिलों में सर्वाधिक, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ अपन बात करेंगे। या इसका लवणता का जो अक्षांशीय जो वितरण है वहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले लवणता। आपका टॉपिक का नाम है लवणता साल्टिनिटी, यानी सागरीय जल में घुले अनावश्यक लवणीय पदार्थ। अनावश्यक जो लवणीय पदार्थ होते हैं, जैसे कोई सागर है, इसमें कई सारे ऐसे घुलनशील पदार्थ हैं जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण फैलाने का काम करता है, या अपन कह सकते हैं अनावश्यक रूप से लवण है। तो उन्हीं लवणों को अपन क्या कहता है, लवणता कहता है। यानी समुद्र का जल खारा क्यों है, क्योंकि उसमें कई सारे अनावश्यक तत्व मिले होते हैं, अनावश्यक लवण मिले होते हैं, उनके कारण समुद्र का जल जो खारा है। और समुद्र के जल को मीठा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए इसको अपन मीठा कर ही नहीं सकते, क्योंकि पानी तो पृथ्वी की सतह पर अतः है, यानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन है कैसा, वो लवणीय पानी है, यानी महासागरों का पानी है जो खारा पानी है। उसकी खारेपन को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल या अपन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत है, और बहुत सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। इसलिए अपन इसको लवणता को अपन खारे पानी को शुद्ध जल में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं सारे को। ऐसे करने के लिए कई सारे प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन अपन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि समुद्र का जल है बहुत ही ज़्यादा खारा मात्रा में। अब देखो इसमें जो अनावश्यक पदार्थ घुले होते हैं उसे ही अपन क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। और लवणता मुख्य रूप से ग्राम प्रति हजार, यानी ग्राम प्रति हजार, यानी लवणता को प्रदर्शित करने के लिए 1 ग्राम जो आपका लीटर पानी होता है उसके तुलना में अपन, या उसके पैमाने में अपन उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे अपन लवणता को अपन जैसे कोई भी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं तो 100 में निकालते हैं प्रतिशत, लेकिन जब लवणता का जो अनावश्यक तत्वों का जो मिलन है, घुलन है, अगर उसका पानी की मात्रा में अगर प्रतिशत निकाला जाए तो प्रति 1000 ग्राम में आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला ही आपको पूछा जाता है लवणता को किस में व्यक्त किया जाता है, तो ग्राम प्रति 1000, इसमें लवणता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ग्राम प्रति 1000। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लवणता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं लेकिन ग्राम प्रति 1000 में अपन व्यक्त करते हैं, तो भी ये भी आपको ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं 1884 में डीटमर महोदय, एक भूगोलवेत्ता थे, या अपन वैसे कह सकते हैं वैज्ञानिक, डीटमर महोदय, उन्होंने एक चैलेंजर अभियान शुरू किया था। और उस चैलेंजर अभियान के तहत जो महासागरों में या जो विश्व में जो सागरीय लवणता है उनमें जो प्रमुख रूप से 47 प्रकार के खनिजों का क्या किया, उन्होंने अध्ययन किया, या उन्होंने 47 प्रकार के खनिजों का पता लगाया। उनको पता चला कि भाई ये जो अनावश्यक पदार्थ हैं जो सागरीय लवणता को प्रदूषित करते हैं या लवणता को बढ़ाने का या कम करने का काम करता है। तो आपको सीधा पूछ सकते हैं कि भाई चैलेंजर अभियान कौन से भूगोलवेत्ताओं ने या वैज्ञानिक ने शुरू किया था और कब हुआ था। तो चैलेंजर अभियान ने लवणता के खनिजों का पता लगाने के लिए किया था, 47 प्रकार के खनिजों का पता लगाया था, और डीटमर महोदय ने लगाया था 1884 में लगाया था। ये भी आपको ध्यान रखना, 1884 में डीटमर महोदय ने एक चैलेंजर अभियान की शुरुआत की थी, और वहाँ पे जो लवणीय पदार्थ है खनिजों का 47 प्रकार के खनिजों का पता लगाया था। अब अपन बात करते हैं जो 47 प्रकार के जो खनिज थे उनमें से कुछ प्रमुख खनिज हैं, और उनका क्रम आपको हमेशा नेट में या पीजीटी के किसी भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, या अन्य जो स्टेट के एग्जाम है वहां पे आपको, तो उनका क्रम आपको ध्यान रखना। देखो सबसे पहला क्रम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है, उसकी मात्रा 27
7 ग्राम प्रति हजार। 7 ग्राम, यहाँ देखो मैं यहाँ प्रति हजार में देखो इधर 2 बिंदी लगा रहा हूँ, तो ये प्रति 1000 ग्राम वाला प्रतिशत को व्यक्त करता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा समुद्र में खनिज पाया जाता है या लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। फिर अपन बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ये पाया जाता है 3.8। तो ये वाला तो आपको कम पूछेंगे, लेकिन इनका क्रम हमेशा आपको पूछा जाएगा। फिर अपन बात करते हैं, देखो सोडियम क्लोराइड बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी मात्रा 1.65। फिर पूछा जाता है कैल्शियम सल्फेट 1.26, और फिर पूछा जाता है पोटेशियम सल्फेट 0.86, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट। देखो यहाँ 3 जगह, देखो 2 जगह तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपका क्लोराइड है, फिर 3 जगह आपका यहाँ पे सल्फेट है। फिर ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता 0.12 यानी 0.12, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है 0.007। यानी ये जो आपको ध्यान रखना, ये क्रम आपको ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम सल्फेट है, फिर पोटेशियम सल्फेट। कम से कम ऊपर वाले 5 तत्व तो आपको मुख पे याद होने चाहिए, एकदम कभी भी पूछे तो भी, नींद में उठा के पूछे तो भी आपको याद होने चाहिए कि भाई सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, फिर आपका कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है, फिर पोटेशियम सल्फेट पाया जाता है। तो ये जो मुख्य रूप से ये तत्व हैं, ये आपको 5 याद होने चाहिए। अब देखो इनको अपन जोड़ते हैं तो इनकी जो लवणता होती है, कुल लवणता, जो महासागरों की कुल लवणता है वो 35 होती है। तो इन सब को अपन जोड़ेंगे तो ये देखो 35 आपकी लवणता प्राप्त होती है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि समुद्र की औसत लवणता कितनी होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 35% प्रति 1000 ग्राम होती है। कितनी होती है? 35 प्रति 1000 ग्राम प्रतिशत में। अब अपन बात करते हैं, देखो लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। अब लवणता को प्रभावित करने वाले कारक में अपन सबसे पहला बात करते हैं तापमान। देखो तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है, देखो आपको खुद को ध्यान रखना, या मैं सब एक एक चीज यहाँ पॉइंट है जो समझने वाले कंसेप्ट वाले हैं वो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो जो आपके तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है, यानी जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लवणता क्या होगी? प्रभावित होगी। जैसे देखो ये आपका ग्लोब है, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, और ये आपकी मकर रेखा। तो देखो लवणता तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है? देखो सूर्य हमेशा भूमध्य रेखा पर क्या होता है? लंबवत चमकता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष के अधिकांश समय लंबवत चमकता है, तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा। लेकिन जब यहाँ पर तापमान ज़्यादा है और यहाँ पर सहवन्य प्रकार की वर्षा प्रतिदिन होती है, 2 से 4 बजे रोज यहाँ मूसलाधार बारिश होती है, तो 2 बजे तक तापमान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन शाम के समय 2 से 4 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है और उस टेम्परेचर को क्या कर देती है? वापस कम कर देती है। तो औसत टेम्परेचर है वो आपका कम हो जाता है। लेकिन भूमध्य रेखा ये वाली या कर्क रेखा और ये मकर रेखा, यहाँ पर जो तापमान है वो वर्ष भर अधिक रहता है। किसकी तुलना में? क्योंकि यहाँ पर वर्षा उतनी नहीं हो पाती है जितना कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, या अपन कह सकते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास जो तापमान का जो प्रभाव है वो अधिक है। तापमान के प्रभाव अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? लवणता अधिक है। अब कैसे लवणता अधिक है? जैसे देखो ये कोई झील है, अब आपको यहाँ पे समझना है, ये मान लो कर्क रेखा के आसपास की ये मकर रेखा की झील है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे मान लो इसमें 40 लीटर पानी है, समुद्री पानी है 40 लीटर, और इसमें नमक की मात्रा मान लेते हैं अपन 2 kg है। नमक की मात्रा कितना है? 2 किलो है। 40 लीटर में 2 kg, यानी टोटल जो पानी है कितना हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। यहाँ पे भार टोटल 42 kg ये भार हो जाएगा मान लो। अब देखो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब यह है कि जैसे ही यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा तो समुद्र का पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, इसका मतलब क्या है? यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ वाष्पीकरण के बाद। अब वाष्पीकरण के बाद क्या होगा? यानी जो जल है वो तो हो जाएगा आपका 35, मान लो 5 लीटर पानी उड़ गया, और अब खनिज पर ये आपके जो लवणीय पदार्थ ये तो उड़ेंगे नहीं, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा?
7 और 3 37। तो देखो यहाँ टोटल 42 था, यहाँ टोटल 37 है। इसका मतलब है तापमान अधिक जहाँ कहीं पर भी होता है वहाँ पे जल का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और वहाँ पे भाप बनकर जल उड़ जाएगा और टोटल जल की जो मात्रा है उसमें कमी आ जाएगी और लवणीय पदार्थों जितना का जितना। यहाँ पे देखो 40 लीटर में 2 kg था और यहाँ पे देखो 35 लीटर में 2 kg जल है, ये आपके लवणीय पदार्थ है। तो ज़्यादा कहाँ हुआ, यहाँ किसके प्रभाव के कारण, तो तापमान के प्रभाव के कारण क्या होता है आपका, जहां पर तापमान अधिक है वहां वाष्पीकरण अधिक होगा और वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहां पे क्या होगी, लवणता बढ़ जाएगी। इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा पे लवणता क्या है, उसके आसपास वाले क्षेत्रों में अधिक है, पहला कारण। दूसरा हो गया आपका वर्षा। अब वर्षा किस प्रकार से लवणता को प्रभावित करती है, देखो जहां पर ये आपकी देखो भूमध्य रेखा है तो यहाँ पे तापमान तो अधिक है तो यहाँ पे क्या होगा, जल दोपहर में क्या होगा, सुबह से लेकर दोपहर तक यहाँ पे वाष्पीकृत होगा। मान लो यहाँ से जो वाष्पीकरण हुआ वो जल हो गया, मान लो आपके 40 लीटर जल यहाँ पे दोपहर तक वाष्पीकृत हो गया, यानी वाष्प बन गया, ठीक है, ये वाष्प बन गया। लेकिन दोपहर के बाद में वहाँ पे मान लो वर्षा का जो जल है ना वो 60 लीटर आ गया। तो देखो यहाँ तो 40 लीटर यहाँ से वाष्प बन के उड़ गया था लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आ गया, 20 लीटर और ज़्यादा आ गया। यानी दोपहर के बाद में जब मूसलाधार बारिश आती है तो वर्षा का जल वापस अधिक आ जाता है, उससे भी अधिक। तो वहाँ पे जैसे ही जल वापस आएगा तो वहाँ पे लवणता में कमी आएगी। तो ये चीज़ प्रभावित करती है वर्षा। वर्षा का जल मीठा जल होता है तो वो जहाँ पर भी वर्षा अधिक होगी वहाँ के महासागरों की लवणता कम हो जाएगी। तो वर्षा भी क्या करती है, लवणता को प्रभावित करने का काम करती है। फिर अपन बात करते हैं नदियाँ। जैसे देखो मान लो अपन कह सकते हैं कि मान लो कोई ये सागर है, इनको आराम से समझना, ये जो कारक हैं बड़े इंपॉर्टेंट कारक हैं। जैसे देखो ये अपन भारत की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे नर्मदा और यहाँ पे ताप्ती नदी है इस किनारे पे। तो देखो ये जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है यहाँ पे, तो हिंद महासागर के क्षेत्र में यहाँ पे लवणता अधिक है। लेकिन नदियाँ क्या करती है, वर्षा जल या जो सदावाहिनी नदियाँ होती है वो ग्लेशियर यानी बर्फ़ के पिघलने से आती है, या कुछ हिमालय वाली नदियाँ वो भी बर्फ़ के पिघलने से आती है। तो ऐसी नदियाँ जो सदावाहिनी नदियाँ हैं जो अपने जल, तो वो जल नदी का जल होता है वो शुद्ध जल होता है, मीठा जल होता है, या अपन कह सकते हैं सागर की तुलना में कम लवणीय जल होता है। क्या, कम लवणीय जल होता है। इसीलिए जिस सागर के क्षेत्र के जिस किनारे पे, जैसे इतना बड़ा ये महासागर है, इतना बड़ा हिंद महासागर है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना यहाँ पे नदियाँ रोजाना जल लाके बहाती है। तो जिस किनारे पे सागर के जिस क्षेत्र पे जिस भाग पे नदियाँ अपना जल गिराती है उस किनारे पे लवणता कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी, क्योंकि आपको पता है नदियाँ शुद्ध जल लाती है, सागर की तुलना में, समुद्र की तुलना में शुद्ध लवण लाती है, दूसरा कारण। और अब मान लो जैसे देखो कोई ऐसा सागर है जैसे शुद्ध झील है, जैसे मान लो ये कोई बड़ा सागर है और ये सागर क्या है, मान लो इसमें लवणता कम है, लवणता कम है, लेकिन यहाँ पर कुछ नदियाँ आ रही है तो यहाँ पे लवणता अधिक होगी। क्यों, क्योंकि नदियाँ अपने साथ में अपने अपवाह क्षेत्र से कई ऐसे अनावश्यक लवण पदार्थ भी लेके आती हैं साथ में, जो समुद्र की तुलना में यहाँ पे अधिक मात्रा में है। इसलिए नदियाँ क्या करती है, एक रूप से साधन का काम करती है, अनावश्यक पदार्थ या लवणीय पदार्थ को लाने का काम करती है। इसलिए नदियाँ क्या होती है, वाहक होती है लवणता का, नदियाँ लवणता को लाने में सहायक होती है। तो ये भी चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। जिन सागरों की लवणता कम है और उस सागर में मान लो कहीं से नदी आकर गिरती है तो नदी अपने साथ में कुछ लवणीय पदार्थ या तत्व लेके आएगी तो यहाँ की लवणता क्या हो जाएगी, अधिक भी हो सकती है। तो नदियाँ लवणता को कम और ज़्यादा करने में इनका अहम योगदान होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। कुछ नदियाँ जो खारे पानी की होती हैं वो तो लवणता बढ़ाने का काम करती है, कुछ मीठे पानी की या जो बर्फ़ से हिमनद के या ग्लेशियर के गलने के कारण आती हैं वो नदियाँ क्या करती है, लवणता को कम करने का काम करती है। तो ये हो गया आपकी नदियाँ भी प्रभावित करती है। अब अपन दूसरा बात करते हैं, अपन तीसरी बात करते हैं जलधाराएं। जो समुद्र की जो जलधाराएं हैं वो किस प्रकार से लवणता को प्रभावित करती है। देखो समुद्र की जलधाराएं में आपको एक ही बता देते हैं। जैसे देखो ये देखो मान लो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस प्रकार से अपन बना देते हैं। ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अब देखो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप से ये कौन सी रेखा गुजरती है, ये आपकी
यहाँ से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। अब देखो, और यहाँ से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा, ये इस प्रकार से। तो देखो, मैंने आपको एक दिन बताया था, मैंने कहा ये व्यापारिक पवनें आती है ये इस प्रकार से। तो व्यापारिक पवन यहाँ से इधर से इस प्रकार जाती है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है 0 फिर 30 और ये 60 वाला। तो देखो, जो 0 से 30 है, 0 से 30 वाला क्षेत्र है, जैसे मान लो ये, तो यहाँ नदियाँ इस प्रकार से अपना जल धाराएं इस प्रकार से समुद्र के जल को आगे बढ़ाती है। और जो 30 से 60 वाला क्षेत्र है वो इस प्रकार से वापस पछुआ पवन के प्रभाव, यहाँ व्यापारिक पवन का प्रभाव है। देखो यहाँ पे व्यापारिक पवन, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे पछुआ पवन। तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव में क्या होती है, जैसे यहाँ ये पश्चिमी अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ के जो लवणीय पदार्थ है, इन लवणीय पदार्थ को देखो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग पे ले जाने का काम करती है। तो ये यहाँ से इधर ले जाए तो यहाँ की लवणता को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो ये लवणता प्रभावित करती है व्यापारिक पवनों के कारण। ये समुद्री जो जलधारा है ना, ये जलधारा है, इन जलधाराओं के कारण यहाँ समुद्र की सतह पर जलधाराएं चलती है और इन जलधाराओं के कारण यहाँ से प्रभावित होती है। देखो लवणता यहाँ कम हो गई, यहाँ अधिक हो गई, किसके कारण, व्यापारिक पवनों के कारण। और जलधाराएं जो भी यहाँ पे जलधारा चलती है, जहाँ पर व्यापारिक पवन चलेगी वो सदा एक निश्चित दिशा में चलती है, तो वहाँ की जलधारा भी उसी दिशा में चलेगी। अब देखो यहाँ पे जो 30 से 60 का जो क्षेत्र है, ये 30 से 60 का क्षेत्र है, यहाँ पे देखो पछुआ पवन चलती है, पछुआ पवन पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो यहाँ पे देखो लवणता अधिक थी, इस लवणता को यहाँ पे अधिक कर देगी, इस लवणता को यहाँ अधिक कर देगी। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो लवणता कम थी और इसको यहाँ पे बढ़ाने का काम करती है। कौन सी पवनें करती हैं, पछुआ पवनें क्या करती हैं, इनकी लवणता को बढ़ाने का काम करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो लवणता है इनको क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है, लवणता कम करने का काम नहीं करती है। पछुआ पवनें हैं जो लवणता को बढ़ाने का काम करती है, और व्यापारिक पवन है जो इधर पश्चिमी किनारे को, ये अफ्रीका के दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी किनारे पे बढ़ाने का काम करती है। तो ये कौन सी, ये जो जलधाराएं होती है, ये जलधारा हमेशा क्या करती है, लवणता को बढ़ाने का काम करती है। अब देखो जहां पे गर्म जलधाराएं चलती है वो तो क्या, गर्म जलधाराओं में लवणीय पदार्थ अधिक होते हैं, तो लवण जो गर्म जलधाराएं हैं वो जिधर जाएगी उस वाले क्षेत्र में अधिक लवणता करेगी। और जो ध्रुवों से जो आती है आपकी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, तो ठंडी जलधाराओं में हमेशा बर्फ का पानी होता है, ग्लेशियर का, तो वो शुद्ध जल होता है। तो जहां कहीं क्षेत्र से भी लवणता, ठंडी जो जलधाराएं आएगी, जिस क्षेत्र में आएगी तो उसकी लवणता को क्या कर देगी, कम कर देगी। क्योंकि पहले लवणीय पदार्थ थे, फिर वो शुद्ध जल आएगा तो वो मिल जाएगा, तो लवणता, पानी ज़्यादा होगा लवणता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से पानी का मिलना, शुद्ध जल का मिलना भी क्या होता है, ठंडी जलधाराओं का मिलना भी लवणता उस क्षेत्र की कम कर देगी। तो जलधाराएं भी क्या करती है, लवणता को प्रभावित करती है। अब अपन बात करते हैं महाद्वीपीयता का प्रभाव। जैसे कोई भी क्षेत्र है, जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये चारों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे लवणता अधिक होगी। और जो ज़्यादा जो बड़ा क्षेत्र है, खुले क्षेत्र है, जहाँ पे महाद्वीपीय प्रभाव कम है, तो वहाँ पे लवणता कम रहेगी, क्योंकि वहाँ चारों ओर से पानी आएगा। ये तो बंद भाग हो गया, चारों ओर से महाद्वीपीय भाग अधिक है। तो जहाँ कहीं पर भी महाद्वीपीयता का अधिक होता है, यानी स्थल भाग अधिक है, तो वहाँ पे लवणता आपको अधिक मिलेगी। जहाँ कहीं पर भी आपको जो आपके महाद्वीपीय भाग कम है, तो वहाँ पे लवणता भी आपको कम मिलेगी। फिर अपन बात करते हैं वायुदाब पवनों के बारे में। वायुदाब जो पवन है, वायुदाब पवनें किस प्रकार से जलधाराओं को कम या ज़्यादा करने का काम करते हैं। देखो यहाँ पर तो ये वाली है जो वायुदाब पवन है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन। तो इस क्षेत्र में जो जलधाराएं चलती थी उनको आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का काम कौन करता था, आपके व्यापारिक पवनें करते थे 0 से 30 वाले में, और 30 से 60 वाले में पछुआ पवनें है जो इसको आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ये जो वायुदाब पेटियां हैं, और वायुदाब पेटियों में जो पवनें हैं, व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, ये जिस दिशा से जिस दिशा की ओर चलेगी, तो जिस दिशा से चलेगी उसमें कम कर देगी, और जिस दिशा में जाएगी तो वहां की लवणता को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो वायुदाब पवनें, जलधाराएं, वर्षा, नदियां, महाद्वीपीयता, या अपन कह सकते हैं तापमान, ये सभी लवणता को बढ़ाने या कम करने का काम करते हैं। तो ये हो गए आपकी लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन बात करते हैं लवणता का जो वितरण है, यानी लवणता का मुख्य रूप से जो वितरण है वो किस प्रकार से है। देखो अब अभी मैंने आपको एक बताया महाद्वीपीयता का जो प्रभाव, वो अपन बात करेंगे। लवणता का वितरण का मतलब है, जैसे मान लो कोई भी सागर, बड़ा सागर है,
और वो चारों ओर से खुला है, वहाँ से पानी आ सकता है। जिस सागर में अधिक नदियाँ गिरती हो तो वहाँ पर खुले सागरों में लवणता कम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जो पानी आता रहेगा, बाहरी नदियों का पानी आता रहेगा, तो वहाँ पे खुले सागर होने के कारण तापमान भी कम रहेगा, लवणीय पदार्थ भी कम रहेंगे, और बाहर से जो मीठा पानी नदियों का आएगा तो उससे लवणता कम होगी। और जबकि जो बंद महासागर होते हैं या बंद सागर होते हैं, जैसे भूमध्य सागर है, लाल सागर है, तो जो बंद सागर होते हैं वहाँ पे चारों ओर से पानी आने के कम संकेत होते हैं, नदियाँ कम गिरती है जिन सागरों में, वहाँ पर महाद्वीपीयता का प्रभाव, चारों ओर जो स्थल भाग आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, लवणता अधिक होगी। तो बंद सागरों की लवणता हमेशा अधिक होती है और खुले सागरों की लवणता कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे जो खुले सागरों में जो बाहरी पानी आने का संकेत ज़्यादा होता है, जैसे नदियाँ वगैरह उस सागर में ज़्यादा आएगी। बंद सागर में ऐसा नहीं होता, कम नदियाँ आती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और बंद होगा तो क्या, तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो आपकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी, जो जल है वो तो क्या हो जाए, वाष्प बनकर उड़ जाएगा, और अनावश्यक पदार्थ के जो लवणीय पदार्थ है वो बच जाएंगे, तो लवणता बढ़ जाएगी। और जो खुले सागर होते हैं वहाँ पे तो तापमान इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वाष्पीकरण भी कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा तो लवणता क्या होगी, कम ही रहेगी आपकी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं भूमध्य रेखा के निकट लवणता कम है। अभी जो मैंने आपको एक उदाहरण बताया था भूमध्य रेखा के पास में लवणता कम वाला, तो देखो इसको एक बार वापस देखो। ये 0 डिग्री यानी ये भूमध्य रेखा, और ये कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। अब देखो भूमध्य रेखा पे लवणता कम है और कर्क और मकर रेखा पे लवणता क्या है, अधिक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि भूमध्य रेखा पे सूर्य लंबो चमकता है, वर्ष के अधिक समय तापमान अधिक रहता है दोपहर तक, लेकिन शाम के समय क्या होती है, यहाँ पे रोज मूसलाधार बारिश हो जाती है और पानी की मात्रा वाष्पीकरण की मात्रा की तुलना में बढ़ जाती है, इसीलिए लवणता धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा पे सूर्य का तापमान भी रहता है, लेकिन वाष्पीकरण की तुलना में वर्षा का जल कम मिलता हो, नदियों का जल कम मिलता हो, इसलिए यहाँ पे लवणता क्या है, अधिक है। तो भूमध्य सागर पर कम है क्योंकि तापमान के साथ में दोपहर के बाद में वहाँ पर रोज बारिश हो जाती है, सहवन्य वर्षा होती है। भूमध्य रेखा पर कैसी वर्षा होती है, सहवन्य वर्षा और मूसलाधार बारिश होती है, 2 से 4 बजे प्रत्येक दिन होती है, इसलिए यहाँ पे लवणता कम है और यहाँ पे लवणता अधिक है। अब अपन बात करते हैं ध्रुवों के समीप पर लवणता कम क्यों। देखो ध्रुवों के समीप हमेशा तापमान कम रहता, तापमान कम रहता तो वहाँ पे क्या है, तापमान कम है तो जो भी जो जलीय मात्रा है वो क्या है, बर्फ के रूप में जमा हो जाएगी। और हमेशा बर्फ का पानी है, वो जो हिम का पानी है, ग्लेशियर का पानी है, वो हमेशा शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल जो शुद्ध जल है तो उसकी लवणता क्या होगी, हमेशा कम होगी। तो ध्रुवों के समीप हमेशा लवणता कम पाई जाती है। तो ये चीज़ होगी आपकी लवणता के बारे में। अब अपन बात करेंगे, जैसे ये आपके ग्लोब है। अब जैसे औसत लवणता भूमध्य रेखा पे आपको ध्यान रखना है, औसत लवणता ना ये आपकी 35% है। कितनी है? औसत लवणता हमेशा आपको ध्यान रखना 35% है। और आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध की लवणता कितनी है, तो देखो उत्तरी गोलार्ध की लवणता है 34%। उत्तरी गोलार्ध की जो लवणता 34% और दक्षिणी गोलार्ध की जो औसत लवणता है वो आपको ध्यान रखना 35% है। 35% है औसत लवणता। अब आपको ध्यान रखना अक्षांशीय विस्तार में आपको पूछेंगे उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता कौन से क्षेत्रों, कौन से अक्षांशों के मध्य होती है, तो आपको ध्यान रखना 15 से जो 40 है, ये वाला जो क्षेत्र है, देखो मैंने यहाँ पे बताया 15 से 40 उत्तरी अक्षांश, कहीं पर 20 से 40 भी आएगा, 20 से 40 या 15 से 40, तो यहाँ पर लवणता की मात्रा उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। आपको पूछेंगे उत्तरी गोलार्ध में किन अक्षांशों में लवणता अधिक है, क्योंकि ये देखो कर्क रेखा वाला क्षेत्र हो गया, आसपास का क्षेत्र हो गया 15 से 40। फिर देखो यहाँ 10 से 30 दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 अक्षांशों के मध्य, तो ये मकर रेखा वाला क्षेत्र हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 अक्षांशों के मध्य लवणता क्या है, आपकी अधिक है। तो ये तो हो गई लवणता, औसत लवणता, उत्तरी गोलार्ध की लवणता, दक्षिणी गोलार्ध की लवणता। अब देखो कुछ और जो पॉइंट है अपन बात करते हैं। उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। अब देखो उच्च अक्षांश का मतलब क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे समझना है। जैसे आपने देखा होगा ये आपका ग्लोब है, मैं एक तरफ का बता देता हूं, ये 30, ये 60 और ये 90। जो 0 से 30 वाला होता ना, इसको अपन कहते हैं निम्न अक्षांश। क्या कहते हैं? निम्न अक्षांश कहते हैं। इसे कहते हैं मध्य अक्षांश।
और इसे कहते हैं उच्च अक्षांश। अब देखो तीनों में 0 से 30 है यानी निम्न अक्षांश है कम संख्या, फिर मध्य अक्षांश यानी यहाँ ज़्यादा 90 संख्या तो यहाँ उच्च अक्षांश है। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है। उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ में लवणता बढ़ती है। देखो उच्च अक्षांश का मतलब है गोलार्ध के पास में लवणता बढ़ती है। सर अभी तो आपने कहा था कि लवणता ध्रुवों पे कम होती है, तो ध्रुवों के जो सतही भाग है वहाँ पे लवणता कम होती है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है देखो ध्रुवों की लवणता उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ में लवणता बढ़ती है। जैसे देखो ये उत्तरी गोलार्ध है, मान लो यहाँ पे बर्फ जमा हुआ, ये क्या बर्फ वाला भाग है, और यहाँ पे क्या पानी है, और ये पूरा ऐसे भूमध्य रेखा के मिला हुआ, तो भूमध्य रेखा का भी ये पानी है, ठीक है, भूमध्य रेखा का पानी। तो देखो अब होता क्या, ये उच्च अक्षांश है तो गहराई के साथ में लवणता बढ़ती है। तो देखो अब जैसे जैसे उच्च अक्ष अपन ऐसे नीचे जाएंगे ध्रुवों पर ही गहराई में, तो यहाँ पे लवणता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, जैसे देखो ऊपरी जो भाग है ध्रुवों के पास सतह वो तो बर्फ से जमा हुआ, तो इसलिए वो स्थायी भाग है, स्थायी भाग है, तो वहाँ लवणता कम होगी, क्योंकि जो बर्फ वाला क्षेत्र है वहाँ पे शुद्ध पानी होता है, बर्फ को शुद्ध पानी माना जाता है। लेकिन जो सतह के नीचे, ये जैसे सतह है तो यहाँ पे तो जमा हुआ भाग, लेकिन सतह के नीचे तो बर्फ जमा हुआ नहीं है अधिक गहराई तक, तो वहाँ पे तो पानी है। तो ये वाला ध्रुवों वाला पानी और इधर विषुवत रेखा वाला पानी, पानी तो रिमिक्स है, मिक्स होता रहता है, एक ही समान है पानी तो पानी का गहराई में तापमान समान होता है, लवणता समान होती है, घनत्व समान होता है। ये भी आपको ध्यान रखना हो, चाहे भूमध्य रेखा हो चाहे ध्रुवों वाला पानी हो। मान लो तो देखो ऊपर तो बर्फ जमा हुआ है तो वहाँ पे तो लवणता कम होगी, लेकिन नीचे पानी वाला है तो पानी तो क्या होता है, मिक्स होता है, पानी कोई थोड़ी अलग होता है, इधर वाला अलग इधर वाला अलग, तो पानी तो मिक्स होता है, तो वहाँ पे लगभग गहराई के साथ में घनत्व, तापमान और लवणता, इन ये सब क्या होती है, ध्रुवों पर भी बढ़ती है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, तो ये बात एकदम सत्य बात है। फिर निम्न अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, तो निम्न अक्षांशों में ऊपर तो देखो ऊपरी तो भूमध्य रेखा पे ऊपर तो रोज बारिश हो जाती है, अपन 400-500 मीटर तक ले लिया जाए समुद्र में, तो वो वाला तो क्या होता है, वहाँ पे तो कम लवणता रहेगी। लेकिन गहराई में जाएंगे तो वहाँ पे तो पूरे समुद्रों का, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, उनका पानी एक है, तो एक है तो वो पानी तो क्या होता है, मिक्स होता रहता है। तो गहराई के साथ में अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भी भूमध्य रेखा पर भी लवणता बढ़ती है गहराई के साथ में। फिर अपन बात करते हैं निम्न अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता, निम्न अक्षांश का मतलब हो गया भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इन वाले क्षेत्रों में। फिर अपन बात करते हैं मध्य अक्षांशों में 200 फेदम पर लवणता में पुनः घटने वाली प्रवृत्ति आती है। अब जैसे अपन गहराई के साथ में बात करते हैं 200 फेदम की गहराई पर, तो यहाँ पे लवणता में अचानक परिवर्तन आ जाता है, चाहे बढ़ने का हो चाहे कम होने का हो। इसलिए एक शब्द यहाँ पे अपन बात करते हैं हेलोक्लाइन। ये जो हेलोक्लाइन लाइन क्या होती है, देखो हेलोक्लाइन रेखा, हेलोक्लाइन रेखा, तो ये जो हेलोक्लाइन लाइन है ना, इसका मतलब ये होता है यानी समुद्र की सतह के 300 से 1000 मीटर की गहराई पर, 300 से 1000 मीटर की गहराई पर जो संक्रमण क्षेत्र है वहाँ पे लवणता में पुनः परिवर्तन हो जाता है, एकदम तीव्र से अचानक से घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो उस रेखा को अपन हेलोक्लाइन रेखा कहता है। क्या कहता है, लवणता है इसलिए हेलोक्लाइन लवणता कहता है, इसको हेलोक्लाइन लाइन कहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, हेलोक्लाइन लाइन क्या है, जहाँ पे लवणता में अचानक परिवर्तन आ जाता है 300 से 1000 मीटर की गहराई पर समुद्र में, चाहे बढ़ जाती हो घट जाती हो, तो लवणता में पुनः अचानक परिवर्तन आ जाता है, तो उस रेखा को हेलोक्लाइन कहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब अपन बात करते हैं जैसे विश्व के जो प्रमुख जो अपन कह सकते हैं जहाँ पे लवणता ज़्यादा, तो उन जो झीलों के बारे में बात कर ले। देखो झीलों में भी 2 आपके कन्फ्यूजिंग वर्ड है, वो अभी अपन बता देते हैं। जैसे देखो एक झील है आपकी लेक वोन झील है, वोन झील, और वोन झील कहाँ पे है, तुर्की या टर्की में अपन बात करते हैं, इसको अपन तुर्की भी पढ़ते हैं, और जिसका नाम अभी तुर्की हो गया। क्या हो गया, तुर्की हो गया। इसकी लवणता है 330 ग्राम प्रति 1000। फिर और ये टर्की में हो गई। फिर अपन पढ़ते हैं मृत सागर, मृत सागर ये कहाँ पे है, जॉर्डन में, और इसकी लवणता 228 हो गई ग्राम प्रति 1000। फिर अपन बात करते हैं ग्रेट साल्ट लेक, और ग्रेट साल्ट लेक आपकी जो झील है ना, ये यूएसए में है, और इसकी लवणता 220 ग्राम प्रति 1000 है।
तो देखो विश्व में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें पूछा जाए तो लेक वोन झील है, कहाँ पे, तुर्की या टर्की में, 330 है लवणता। फिर मृत सागर है जॉर्डन 228 और ग्रेट साल्ट लेक है यूएसए में 220। अब आपको इनका महाद्वीप पूछ लिया जाए तो ये तो है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और जॉर्डन ये कहाँ पे है, जो आपका एशिया वाले भाग में है, और ये टर्की जो आपके यूरोप वाले भाग में, यूरोप महाद्वीप में। अब अपन बात करते हैं, एक आता है कैस्पियन सागर झील। देखो कैस्पियन सागर झील, ये जो कैस्पियन इसके पीछे लगा हुआ झील है, लेकिन ये क्या है, सागर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि, देखो लवणता की दृष्टि से सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है ना, वो वोन झील है टर्की में। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर झील है। तो कैस्पियन सागर झील का भी एक आपको ध्यान रखना। तो ये तो हो गई मुख्य। एक अपन बात करते हैं जैसे लाल भूमि है फारस की, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाल भूमि है फारस की, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना। देखो सबसे ज़्यादा जो लवणता ना लाल सागर की है, लगभग 36 से 41%, 42% लाल सागर। फिर भूमध्य सागर की है, लाल भूमि फारस की, तो लाल सागर, भूमध्य सागर, और फिर है आपके फ्रांस की खाड़ी की, फारस की खाड़ी की। लाल भूमि है फारस, तो फारस की खाड़ी, समझ में आ गई। ये 3 और आपको क्रम से याद होगी, लाल भूमि फारस की। और सबसे कम है वो आपके बाल्टिक सागर वगैरह की है, बाल्टिक सागर की सबसे कम। और इसमें एक है, अब देखो एक और है यहाँ पे कैलिफोर्निया, यहाँ पे आपको ध्यान रखना कैस्पियन सागर और बोस सागर, बास जल संधि, और एक है कैलिफोर्निया सागर यहाँ पे। तो इनकी भी क्या है, लवणता अधिक है। और ये भी ध्यान रखना है, भारत में जो सांबर झील है राजस्थान वाली, इसकी भी लवणता अधिक है, सबसे ज़्यादा अधिक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इन तीनों का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना, लवणता का तीनों का क्रम, कौन से महासागर में कितनी लवणता है, और कैस्पियन सागर का अलग से आपको प्रश्न ध्यान रखना कि कौन सी झील है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आपको ध्यान रखना कैस्पियन सागर जो झील है सबसे बड़ी झील है। अब अपन बात करते हैं इसमें हेलोक्लाइन की, मैंने आपको बता दिया था, वोन झील, टर्की झील। तो इस प्रकार से जो आज हमने पढ़ा कि लवणता का जो वितरण है मुख्य रूप से, वो लवणता क्या है, लवणता को किसमें व्यक्त करते हैं, लवणता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, लवणता का वितरण किस प्रकार से, लवणता का अक्षांशीय वितरण किस प्रकार से, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं, और कैस्पियन सागर और लेक वोन झील में क्या अंतर है। तो ये आप ये इतने सारे जो प्रश्न हैं आपको पूछ सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना, लवणता को जो सर्वाधिक जो लवणता है 7 तत्वों की या खनिजों की, तो उनमें से 4 या 5 का क्रम आपको ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट। तो ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्रम पूरा याद होना चाहिए। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए कमेंट जरूर करें, और आप अपनी पढ़ाई को हमेशा निरंतर जारी रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।